नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोरेन, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए बीएड पार्ट 3 की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड 3 ईयर की क्लास पढ़ेंगे और आज अपना जो टॉपिक है वही इससे पहले जो मैंने क्लासें ली थी उससे ही रिलेटेड सम्राट अकबर। अकबर की यह जो क्लास है जो पार्ट 9 है। यानी अकबर के बारे में यह क्लास 9वीं है। इससे पूर्व की कक्षाओं में मैंने अकबर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करवाया है, जहां अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में, उनका जन्म के समय कौन सी उनके साथ में परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को कैसे बैरम खां के सहयोग से सुलझाया गया, आदि बातें का विस्तृत रूप से अध्ययन कराया। इसके साथ मैंने अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की विजय, अंतिम विजय और जहां सलीम का विद्रोह और अकबर द्वारा किए गए युद्ध में बंदियों को बनाने की प्रथा बंद करना, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर और आदम खां की मृत्यु, पेटीकोट शासन आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। अब आज हम अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, जिनमें अकबर का शासन प्रबंध मुख्य रूप से आज अपना टॉपिक रहेगा। शासन प्रबंध। क्लियर? अकबर का शासन प्रबंध। उसमें हम अकबर के शासन प्रबंध में हम लोग देखेंगे कि अकबर ने किस प्रकार वह शासक बनने के बाद लंबे समय तक भारत का शासक रहा और उसने किस प्रकार शासन व्यवस्था स्थापित की और भारत में जिसे सुदृढ़ स्थिति प्राप्त हुई, उसे राज्य की आय बढ़ी, राज्य में शांति और सुरक्षा का भाव आया और व्यापार, वाणिज्य, वास्तुकला, चित्रकला आदि क्षेत्रों में उन्नति हुई। यानी यह सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल था। तो अकबर ने किस प्रकार के शासन प्रबंध किए थे, कैसे लोगों को नियुक्त किया, कैसे उनकी व्यवस्था की, जिससे अकबर का शासन एक महत्वपूर्ण शासन प्रबंध के रूप में सिद्ध हुआ। क्लियर बच्चों? तो पहले आप इसमें पढ़ेंगे राजपद का सिद्धांत। राजपद का सिद्धांत। क्लियर? धार्मिक नीति की भांति ही अकबर की राजपद संबंधी नीति भी सहज विकास का परिणाम है। जैसे धार्मिक उसकी जो नीति थी वो सहज विकास हुआ था, वैसे ही इनकी राज संबंधी जो नीति थी उसका सहज विकास का परिणाम है। शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अपनी स्थिति के संबंध में उसके विचार, विश्वास कट्टरपंथी मुस्लिम शासकों के समान ही थे। यानी आरंभिक वर्षों में वह बाल्यकाल में था तो उसकी नीति बैरम खां द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसमें उसके विचार, उसके विश्वास कट्टरपंथी मुसलमानों के समान ही थे। यानी वह मुस्लिमों की जो शासक थे, जो कट्टर थे, जो लोग थे, उन्हीं के समान उसके विचार थे और उन्हीं के अनुसार उनके विश्वास थे। उस समय वह मुसलमानों का सेनानायक, अमीरुल मोमिनीन, धर्म रक्षक और इस्लाम का प्रचारक था। कुरान में निहित ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कराना ही उसका मुख्य कर्तव्य था। यानी उनके जो शिक्षक थे उन्होंने भी कुरान की जो बातें हैं वही पालन करवाने के लिए कहा और ईश्वर के प्रति भी वह उत्तरदायी था। अतः मुसलमान शासकों की भांति ही वह कम से कम सिद्धांत रूप में तो अपने साम्राज्य की संपूर्ण मुसलमान जनसंख्या, मिल्लत जिसे कहा जाता, के अधीन था। मिल्लत अथवा मुसलमान भाद्रदल का जनमत मुसलमान धर्म के पंडित, जिन्हें उल्लेमा कहा जाता था, द्वारा संचालित होता था। यानी धर्म का राज्य स्थापित किया जाना चाहिए, ऐसी बात थी। बाद में ये लोग ही सरकार की नीति को नियंत्रित करने का निर्णय अपना अधिकार जताने लगे। यानी यही लोग सरकार की जो नीतियां हैं उनको नियंत्रित करने पर अपने अधिकार जताने लगे और जनता तथा सरकार पर इन्होंने काफी
प्रभावित थे, यानी जनता और सरकार जो राज्य की थी वो इनसे भी प्रभावित थी और इनका प्रभाव उनमें स्थापित था। अकबर ने अपने ऊपर के से इन बंधनों को हटाने की चेष्टा की और मिल्लत अथवा उल्लेमाओं से बिना संचालित हुए भी अपने प्रजाजनों का सर्वोच्च सत्ताधिपति बनने का प्रयत्न किया। यानी अकबर ने इन दोनों के बगैर ही स्वयं प्रजा के उद्धारक के रूप में अपने सत्ताधीन बनने का प्रयास किया। इस उद्देश्य की ओर सितंबर 1579 में उसने निर्बुद्ध घोषणा, मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा में ये बात की गई, जो उल्लेमा वर्ग था उन्होंने ये निश्चित किया कि अकबर द्वारा की गई धर्म की घोषणा ही सही है। जय बात मजहर की घोषणा कहलाती है, निर्बुद्ध घोषणा। उल्लेमाओं ने उस साम्राज्य के हित में दो विरोधी मतों में से किसी एक मत को स्वीकार करना तथा प्रजा की भलाई में स्वेच्छा पूर्वक उचित नीति का अनुसरण करने का अधिकार अकबर को दे दिया। यानी दो मतों में से एक मत को अकबर को चुनने का अधिकार दे दिया, जो प्रजा की भलाई हो, जिन्हें मिल्लत कहा गया और प्रजा जो हिंदू थी वो भी उनमें इंक्लूड थी। मिल्लत यानी मुस्लिम प्रजा या जनता, बशर्ते कि वह नीति निर्णय में कुरान के समर्थन प्राप्ति की दृष्टि से इसकी एक दो आयतें प्रस्तुत कर सके। व्यवहार में इसका अर्थ यह हुआ कि धार्मिक सत्ता तथा शासनिक शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित हो गई। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता मजहर की घोषणा के बाद अकबर में निहित हो गई। उसने यह अनुभव किया कि इन दोनों सत्ताओं के पृथक्करण से सरकार और राज्य शक्ति शिथिल पड़ जाएगी। इन पे अगर मेरा अधिकार नहीं होगा तो यह शिथिल हो जाएंगे। इसके बाद उसने अपने आप को अपने प्रजाजनों का, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, निष्पक्ष रूप से शासक स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए। यानी इन दोनों के अधिकार अपने पास रखने से वह हिंदू और मुसलमानों के उद्धार के रूप में उसने कार्य करना शुरू कर दिया। उसने इसमें गैर मुसलमानों को धार्मिक सहिष्णुता तथा शासन सेवाओं में मुसलमानों के साथ ही समान अवसर पर नियुक्ति के आधार पर नागरिकता समानता के भाग निहित थे। यानी अकबर ने मुसलमानों के समान अन्य जो धर्मावलंबी हैं उनको धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और उनको मुसलमानों के समान ही जो राज के कार्य हैं मैं उनको भी नियुक्त किया जाने लगा। निहितता, इस प्रकार की नीति बरतने से कट्टर सुन्नी उल्लेमा तथा मुस्लिम वर्ग के साथ उसका संघर्ष होना निश्चित था। यानी इस प्रकार की उसने नीति अपनाई, हिंदुओं को और अन्य धर्मावलंबियों को भी उसने प्रशासन में सहयोगी बनाया, किंतु इस बात को लेकर जो अमीर वर्ग था मुस्लिमों का और जो उल्लेमा वर्ग था वो अकबर से नाराज हो गए और उन दोनों के मध्य संघर्ष होना निश्चित था। जिन्होंने अब तक राज्य में यथेष्ट सुख सुविधाओं का उपभोग किया था, इन दोनों वर्गों ने ही आगे चलकर सम्मिलित रूप से विद्रोह किए। यानी अब जो मुस्लिम अमीर वर्ग हैं और जो उल्लेमा वर्ग हैं उन्होंने विद्रोह किए, क्योंकि उन्हें पहले सुविधाएं ज्यादा प्राप्त थी। अब जो धार्मिक जो बातें थी वो अकबर ने अपने आप में निहित कर ली और अमीर वर्गों के समान ही अन्य जो धर्मावलंबी है उनको भी अधिकार दे दिए। यह बात उन दोनों के लिए असहनीय थी, अतः उन दोनों ने विद्रोह किए। किंतु राजपूतों और ईरानियों के सहयोग समर्थन तथा अधिकांश सुन्नी प्रजाजनों के विश्वास के बल पर अकबर ने इस संघर्ष पर विजय प्राप्त की। अमीर और उल्लेमाओं ने जब विद्रोह किए तो हिंदुओं ने, राजपूतों ने, ईरानियों ने और जो उनके वर्ग के जो अकबर का समर्थन करते थे, इनके सहयोग से अकबर ने इन सभी पर विजय प्राप्त कर ली। इस घटना से उसकी समझ में अच्छी तरह से आ गया कि उसके द्वारा उचित मार्ग इसी में है कि राजपद के संकीर्ण इस्लामी सिद्धांतों की परवाह न करते हुए साम्राज्य के सभी धर्म और जातियों की भलाई और सफलता के सिद्धांत पर आधारित राजपद की नवीन मान्यता को वह अपनाए। यानी राजपद की एक नवीन मान्यता को वह अपनाए। इस विचारधारा का परिणाम उसके सुयोग्य मंत्री अबुल फजल द्वारा प्रतिपादित किया राजपद का ईश्वरीय अधिकार संबंधी सिद्धांत था। अब उसने राजपद के जो ईश्वर संबंधी सिद्धांत थे वो अबुल फजल ने प्रस्तुत किए। अबुल फजल ने इस सिद्धांत में यह बात सिद्ध करने की चेष्टा की कि राजा एक सामान्य मानव से कहीं अधिक विद्वान है
और वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर का रूप जिले अल्लाही अलही और उसे एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धि विवेक का ईश्वरीय वरदान अधिक मात्रा में प्राप्त है। यानी अबुल फजल ने राज की जो घोषणा की वो देवीय शासन के देवीय सिद्धांत पर आधारित थी और कहा कि जो पृथ्वी पर जो ये शासक है वह ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं और उनमें बुद्धि विवेक जो सामान्य व्यक्ति है वह उसकी बुद्धि विवेक से राजा में अधिक इन बातों का समावेश है और यह ईश्वरीय वरदान है जो इन व्यक्तियों में आया है, इसीलिए यह शासन कर रहे थे। अबुल फजल ने यही बात उनको समझाने की कोशिश की। इसमें अबुल फजल ने लिखा, राजपद ईश्वर का एक उपहार है, यानी राजा को एक उपहार मिला है, गिफ्ट मिला है ईश्वर के द्वारा और यह तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जबकि एक व्यक्ति में हजारों महान गुणों और विशेषताओं का सामान्य समन्वय न हो जाए। यानी इस प्रकार यह पद हर किसी को नहीं मिल सकता, यह उसी को मिलेगा जिसमें हजारों गुणों का समन्वय हो जाए। इस महान पद के लिए जाति, धन संपत्ति तथा लोगों की भीड़ ही काफी नहीं है। यानी इस पद के लिए भीड़ ही नहीं काफी है, जात का होना चाहिए ये भी जरूरी नहीं है। सॉरी। यह बात अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा जो लिखित है भाग 2 में पृष्ठ संख्या 421 पर लिखित है। अकबर का विचार था कि राजाओं का दर्शन मात्र ही ईश्वर भक्ति का अंग माना गया है। यानी अकबर का मानना था कि राजा को अगर दर्शन हो जाए तो ईश्वर की भक्ति हो गई। उन्हें सचमुच ईश्वर के रूप में कहकर पुकारा गया है और इसका दर्शन लाभ दिल से ईश्वर को याद जगाने का साधन है। यानी आपने राजा के दर्शन कर लिए तो मन से आपने ईश्वर के प्रति अपने भाव प्रकट कर दिए। अकबर के अनुसार एक राजा अपनी प्रजा का सबसे बड़ा हित चिंतक और संरक्षक होता है। अकबर जी ने कहा कि एक राजा अपनी प्रजा का सबसे बड़ा हित चिंतक और रक्षक होता है, संरक्षक होता है। उसे न्यायप्रिय, निष्पक्ष और उदार होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए। यानी राजा को अपने जो प्रजाजन है उन्हें बच्चा की तरह समझना चाहिए और उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। रात दिन उनकी भलाई में दत्त चित्र रहना चाहिए। यानी मन से सदैव किसी भी समय हो प्रजा की भलाई की बात ही सोचनी चाहिए। अकबर कहता है कि शासकों की देवी पूजा उसकी न्याय नीति तथा सुशासन में निहित होती है। यानी राजाओं की देवताओं की तरह पूजा होती है, उसके लिए राजाओं द्वारा किए गए जो सुशासन व्यवस्थित होना चाहिए, तभी राजाओं की देवियों की तरह पूजा की जाएगी में निहित है। प्रत्येक राजा के लिए विशेषतः उस राजा के लिए जो संसार का रक्षक है, अनीति और अत्याचार करना नियम विरुद्ध है। यानी जो राजा है वो किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेगा क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध है। अकबर का विश्वास था कि राजा को प्रत्येक धर्म और जाति के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। यानी अपने धर्म का पालन करते करते अन्य धर्म को भी उसी प्रकार उसका सम्मान करना चाहिए, उसे धर्म सहिष्णु होना चाहिए और अपने राज्य में सर्वत्र शांति स्थापित करनी चाहिए। आदर्श राजा में क्या क्या गुण और विशेषताएं होनी चाहिए यह बताने के लिए अबुल फजल ने अपने कथन को इस प्रकार से समाप्त किया। इन विशेषताओं के होने पर भी यह इस महान पद के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक कि वह सर्वजनीनी शांति और सहिष्णुता स्थापित न करे। यदि यह मानवता की सभी जातियों और धर्म संप्रदाय को एक आंख नहीं देखता है, कुछ लोगों के साथ माता का सा और कुछ के साथ विमाता का सा व्यवहार करता है, तो वह इतने महान पद के लिए योग्य नहीं है। यानी सभी को एक दृष्टि से देखे, किंतु कुछ लोगों के साथ अगर वह माता जैसा व्यवहार करे, कुछ के साथ विमाता के जैसा बर्ताव करे, तो वह उस पद को प्राप्त या उस पद के योग्य नहीं है। अकबरनामा में यह बातें लिखी हैं, भाग 2 पृष्ठ संख्या 421। इन्हीं विचारों को अकबर ने फारस के शाह अब्बास को लिखे गए पत्र में इस प्रकार व्यक्त किया। प्रत्येक धर्म में विश्वास के साथ ईश्वरीय दया सन्निध है और व्यक्ति को सबके साथ शांति की सदाबहार पुष्प वाटिका में लाने की महती चेष्टा करनी चाहिए। अकबर ने भी जब शाह अब्बास को कहा तो उन्होंने यही लिखा, पत्र लिखा था। उसमें लिखा, प्रत्येक धर्म में विश्वास के साथ ईश्वरीय दया सन्निध है। यानी प्रत्येक धर्म में ईश्वर में
ईश्वर द्वारा दया की जानी चाहिए, यह बात लिखी है। राजपद के ईश्वरीय उद्गम सिद्धांत को जनता के एक विशाल बहुमत ने स्वीकार किया था। हिंदुओं ने इसे स्वीकार किया था कि यह सिद्धांत प्राचीन हिंदू राजपद के सिद्धांत से मिलता जुलता है। हिंदुओं ने भी इसको स्वीकार किया था क्योंकि प्राचीन जो हिंदू राज के सिद्धांत हैं उनसे यह मिलता जुलता था, तथा उन्हें संरक्षण, न्याय और समान व्यवहार का आश्वासन दिया गया। यानी हिंदुओं को समान व्यवहार और न्याय का आश्वासन भी दिया गया था। बदायूनी जैसे कुछ को छोड़कर मुसलमानों ने भी इस सिद्धांत में आस्था प्रकट की थी, यद्यपि यह मुस्लिम सिद्धांतों से इस रूप से भिन्न था कि इसने कुछ कुरान के नियमों विधानों को अपना आधार न मानकर राजा के सहज ज्ञान, उसके द्वारा ईश्वरीय इच्छा प्रकट होती है, जो आधार माना था। यह सिद्धांत उदार स्वेच्छाचारिता का एक ही रूप था और उस समय की अवस्था और परिस्थितियों के लिए बहुत अनुकूल था। यानी राजपद का जो सिद्धांत दिया था अकबर ने, वह उस तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उनके अनुकूल था। इस प्रकार राजा के पद की महिमा या उसके बारे में अकबर ने और अबुल फजल ने मिलकर अपनी राय प्रस्तुत की थी, जिसे हिंदू बहुसंख्यक जनता ने भी माना, क्योंकि वह हिंदुओं के जो पुराने दिव्य सिद्धांत थे, राजा के जो सिद्धांत थे, उसके समकक्ष था। इस प्रकार राजपद का सिद्धांत आपके सामने रखा है। नेक्स्ट अगला, राजा और उसके अधिकार और कर्तव्य। राजा के अधिकार, कर्तव्य। नेक्स्ट, राजपद के सिद्धांत के बाद अब अकबर के अनुसार अबुल फजल ने क्या क्या बातें लिखी है कि राजा के क्या अधिकार होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसकी भी विस्तृत चर्चा उन्होंने की, जो आपके सम्मुख है। आप इसे सुनिए और समझिए। अकबर एक सर्वशक्तिमान राजा था। वह स्वेच्छाकारी तो था किंतु उदार और सुसंस्कृत था। राज्य का वह प्रमुख था, सेना का सर्वोच्च सेनापति था, प्रमुख व्यवस्थापक था और नियम विधान निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार उसे ही भी प्राप्त था। यानी राजा के जो अधिकार थे, सारे के सारे अधिकार राजा में निहित है, क्योंकि राजपद का जो सिद्धांत है कि ईश्वर की अनुकंपा से हजार गुणों ने मिलकर राजा का निर्माण किया है, तो सारे अधिकार राजा के पास होने चाहिए। तो राजा के ये अधिकार बताए हैं कि वह प्रमुख सेनापति भी था, व्यवस्थापक भी था, नीति निर्माण का निर्माता था आदि, न्याय का आदि स्रोत था, इसीलिए वह स्वयं ही मुकदमे का फैसला करता था। यानी न्याय का स्रोत भी राजा था और जो मुकदमे किए जाते थे उनकी भी वह सुनवाई करता था और निर्णय देता था। लोगों का यह तय होता था कि अपने प्रजाजनों का पिता के समान संरक्षण करता था। यानी लोगों को पता चल सके कि राजा अपने जो प्रजाजन हैं उनका संरक्षक है, उनके पिता की तरह उनका ध्यान रखता है। किंतु इस विस्तृत अधिकार और सत्ता प्राप्त होने पर भी प्राचीन राजाओं की भांति अकबर जनमत का आदर एवं सम्मान करता था। यानी जनमत और जनता का सम्मान अकबर करता था, चाहे उसे न्यायिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे उसे सारे के सारे अधिकार मिले हो, किंतु वह प्रजा के उत्थान की बात हमेशा सदैव करता था और यही अपना कर्तव्य समझता था। और मुश्किल से ही जनहित के विरुद्ध कभी कोई आचरण किया हो, यानी बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं उन्होंने जनहित के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। किंतु यह बहुत कुछ शासकों के व्यक्तिगत सूझ समझ और विवेक बुद्धि पर ही आधारित होता था। उस समय कोई स्वीकृत विधान नहीं था, यानी उस समय कोई स्वीकृत कानून की कोई किताब नहीं थी। उस समय भी राजा अपनी जो प्रजा के प्रति पुत्रवत व्यवहार करता था। जो राजा के कर्तव्य को बताए उसके अधिकारों की सीमा निर्धारित करे। यानी कोई ऐसा संविधान नहीं था जो राजा के क्या अधिकार हैं या उसकी क्या सीमाएं हैं यह निर्धारित करे। उसके स्वेच्छाकारी शासन पर अंकुश रखे। जनता द्वारा विद्रोह खड़ा कर देने के भय तथा कुछ परंपरागत नियम विधानों को छोड़कर वह किसी नीति नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं था। यानी राजा कुछ को छोड़कर बाकी सबको विधि नियम मानने के लिए बाध्य नहीं था।
अपने राज्य और सरकार का प्रमुख होने के कारण अकबर अपने विविध कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा कठिन परिश्रम के साथ करता था। यानी अपना राज्य का जो वह प्रमुख था तो वह जो अपने जो कर्तव्य थे पूर्ण निष्ठा और बड़ी मेहनत से ईमानदारी से वह कार्य करता था। उसके दैनिक कार्यक्रमों की झलक हमें अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में मिलती है। यानी राजा का जो दैनिक जीवन था वो किस प्रकार का था, वो क्या करता था, इसकी जो हमें जानकारी है अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में मिलती है। राजकाज के लिए वह दिन में 3 बार दरबार में आता था। यानी राज कार्य करने के लिए वह दिन में 3 बार दरबार में आता था। सूर्योदय के समय वह झरोखा दर्शन में अपनी प्रजा के दर्शन के लिए उपस्थित होता था। यानी सुबह सुबह सूर्योदय के समय वह महल में आता और लोगों को दर्शन देता। यहाँ पर वह साधारण से साधारण व्यक्ति की फरियाद सुनता था। यहाँ कोई नॉर्मल से नॉर्मल जो साधारण व्यक्ति है उसकी भी फरियाद वह सुनता था और अन्य प्रकार के आवश्यक कार्य संपादित करता था। इसके पश्चात लगभग 4.5 घंटे का उसका आम दरबार होता था। यानी 4.5 घंटे का वह आम दरबार का आयोजन करता था। यहाँ पर बड़ी बड़ी भीड़ हो जाया करती थी और बड़ी चहल पहल रहती थी। यानी जहाँ राजा आम दरबार लगाता था तो आम लोग उससे मिलने आते थे, तो बड़ी चहल पहल और भीड़ वाला वह क्षेत्र हो जाता था उसका भाग। बदायूनी भाग 2 पृष्ठ 325-26 पर अकबरनामा भाग 3 पृष्ठ 237 में इन बातों का उल्लेख है। सभी वर्ग और श्रेणियों के स्त्री पुरुष की वह फरियाद सुनने, पैरवी करने वह स्वयं ही आज्ञा देता था। वहीं पर मुकदमे सुनने के पश्चात बादशाह सलामत ये तय करते थे कि इसके अतिरिक्त कभी कभी वह अन्य कार्य भी संपादित करते थे, जैसे मनसबदारों के सैनिक दलों का निरीक्षण। यानी मनसबदारों के जो सैनिक थे उनका भी निरीक्षण करता था। इनके बारे में हम आगे और विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लगभग 4.5 घंटे के राजकाज करने के पश्चात बादशाह अंतःपुर में चला जाता। तीसरे पहर वह पुनः उपस्थित होता और इस समय दीवाने आम में फिर दरबार जुड़ता था। यानी विश्राम करने के बाद दीवाने आम का दरबार वापस लगाया जाता था। यहाँ पर वह दैनिक सरकारी कामकाजों की देखभाल करता। अब दैनिक जो सरकारी कामकाज है उनको देखता। सेना और कारखानों से संबंधित बहुत से कार्यों का निरीक्षण करता। मनसबदारों की नियुक्ति, उन तरक्की, जागीरदारों की तरक्की इसी समय की जाती थी। यह दरबार लगभग 1.5 घंटे से अधिक समय तक चलता था। संध्या समय तथा प्राय रात्रि में दीवाने खास में वह अपने मंत्रियों और सलाहकारों से भेंट करता है। यानी संध्या होने पर दीवाने खास, जहाँ खास व्यक्तियों के लिए आता था अकबर मिलने के लिए, और उनसे मिलने के लिए यह अधिकारी और अन्य लोग आते थे जो अकबर के खास हो, और उनके लिए दीवाने खास अलग जगह थे और वहां उनसे सलाह करता और भेंट करता। यहाँ पर विशिष्ट जैसे विदेशी शासन संबंधी मामले पर विचार किया जाता। रात्रि काफी समय बीतने पर युद्ध और परराष्ट्र संबंधी गुप्त मामलों पर वह अपने मंत्रियों से सलाह करता था। यही मीटिंग दौलत खाना नाम के एक कमरे में होती थी। यानी दीवाने खास दौलत खाना नामक कमरे में होती थी। शाही स्नानागार के निकट होने के कारण जहांगीर के समय में इसी कमरे को गुस्सल खाना भी कहा जाने लगा। अबुल फजल लिखता है कि सम्राट रात्रि का समय दीवाने खास में व्यतीत करना पसंद करते हैं। विद्वान, दार्शनिक और धर्म महात्माओं, सूफियों को बुलाया जाता तथा इसी सभा में कुछ निष्पक्ष इतिहासकारों को भी बुलाते थे। किस किस अवसर पर साम्राज्य और मालगुजारी के संबंध रखने वाले मामले भी पेश किए जाते थे। किस मामले में क्या करना चाहिए, इस बात के लिए बादशाह स्वयं आदेश निर्देश देता था। राजकाज संबंधी कार्यों को देखभालाने और निपटाने में अकबर प्रतिदिन 16 घंटे लगाता था। उसने बहुत सा कार्य तो अपने मंत्रियों के पक्ष में ही छोड़ दिया था। नीति निर्णय करने, आदेश आज्ञा जारी करने, यह देखने के लिए कि सब कार्य नियम काल और व्यवस्था के अनुसार किए जा रहे हैं या नहीं, बादशाह इन सबको स्वयं देखता था और सतर्क रहता था। शासन के प्रत्येक भाग में काम का निरीक्षण वह स्वयं करता था। अकबर कहता है, जो कार्य प्रजा द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं उन्हें स्वयं राजा को नहीं करना चाहिए। यानी कुछ कार्य ऐसे थे जो प्रजा द्वारा किए जाने चाहिए थे, उनको राजा को नहीं करना चाहिए। दूसरों की गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी तो उसकी है। यानी दूसरे ने अगर कोई गलती कर दी है तो राजा की जिम्मेदारी होती है कि उसे सुधारा जाए, किंतु यदि उसकी भूल है तो
उन्हें कौन ठीक कर सकता था? यानी राजा अगर भूल कर दे तो उसे कौन ठीक कर सकता था? और जनता अगर भूल कर रही है तो राजा ही उसे ठीक करेगा, अन्यथा कोई ठीक नहीं करेगा। या उसके कर्मचारी भूल कर रहे हैं तो राजा उन्हें ये बताए कि आपने ये भूल की है और उन्हें ठीक कराए। इस प्रकार यह राजा और उसके कर्तव्य थे। अकबर 16 घंटे तक यह कार्य करता था, यानी सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक वह दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त था। कहीं दीवाने आम में दरबार था, फिर दीवाने आम में दरबार, फिर दीवाने खास गुसल खाने के कमरे में जहाँ होती थी जहांगीर के समय जिसे कहा गया है, और सूफियों से भेंट, निष्पक्ष इतिहासकारों से भेंट आदि कार्य जो करते थे वह राजा के अधिकार और कर्तव्य थे। और अधिकारों में वह न्याय का स्रोत था, नीति निर्माता था, न्याय में वह प्रधान था, सारी प्रजा का वह प्रमुख था, सर्वोच्च सेनापति था, प्रमुख व्यवस्थापक था। ये राजा के अधिकार थे, यानी उससे ही सब कुछ संपादित किया जाना चाहिए। और वह स्वयं न्यायाधीश था और मुकदमे सुनता था और उन पर फैसले देता था। इस प्रकार राजा के अधिकार और कर्तव्य पूरे हुए। नेक्स्ट, मंत्रीगण। राजा अपने कार्यों का संपादन करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था और यह मंत्री राजा को सलाह देते थे, उन्हें राय देते थे, जिससे राजा का कार्य सुलभ हो। और परंतु राजा की इच्छा है क्या वह मंत्रियों की सलाह को माने अथवा नहीं माने, ये राजा पर ही था। अकबर के अधीन केंद्र सरकार के 4 विभाग थे, यानी अकबर के अधीन केंद्रीय विभाग के 4 विभाग थे। प्रत्येक विभाग की अध्यक्षता एक मंत्री करता था। मंत्रीगण इस प्रकार थे: पहला प्रधानमंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा मीर बख्शी, चौथा प्रमुख सदर। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा मीर बख्शी, चौथा सदर, प्रमुख सदर। चार प्रकार थे, ये स्टार्टिंग में थे, फिर अकबर ने इनमें चेंज भी किया था। अकबर के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता था और इनकी संख्या निश्चित नहीं थी। यानी अकबर के जो आरंभिक वर्ष थे उनमें इन मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता था और इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं थी, एक नहीं थी, निश्चित नहीं थी। राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने पर अकबर ने प्रधानमंत्री को इस अधिकार से वंचित कर दिया। यानी अकबर ने प्रधानमंत्री से यह अधिकार ले लिया कि आप किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं करेंगे। अब वह स्वयं ही मंत्रियों की नियुक्ति करता और उन्हें हटाता था। उनके राज्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं थी और न इनकी तरक्की के लिए कोई निश्चित नियम थे। यानी ये जो मंत्री नियुक्त किए जाते थे, इनकी तरक्की कैसे होगी इसका कोई नियम नहीं था, इनको हटाया कैसे जाएगा इनका नियम नहीं था, और इनकी तरक्की कैसे होगी इनका भी कोई नियम नहीं था। प्रधानमंत्री भी सम्राट के कहने से पूरी तरह चलता था। यानी प्रधानमंत्री भी राजा के कहने पर ही चलता था, अपनी इच्छानुसार उसे रखता था, अन्यथा बर्खास्त कर दिया जाता था। अन्य मंत्रीगण निश्चय ही प्रधानमंत्री से नीचे होते थे। मंत्रियों की कोई संगठित परिषद नहीं थी, यानी इन मंत्रियों की संगठित कोई परिषद नहीं थी। इच्छा हो जिसको रखा, इच्छा हो जिसको हटा दिया। उनके विभागों से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए पृथक पृथक बुलाया जाता था। यानी ये अलग अलग जो विभाग इनके पास थे उनको अलग अलग रूप से इन मंत्रियों को बुलाया जाता था और उनसे राय ली जाती थी, उनसे जानकारियां प्राप्त की जाती थी। कभी कभी बादशाह प्रधानमंत्री की मंत्रणा से ही किसी विभाग विशेष के मामले में कार्रवाई कर देता था। कितनी बार यह होता था, प्रधानमंत्री ने अगर कह दिया तो उसी के कहे अनुसार वह राजा उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता था।
और उस विभाग के मंत्री को न बुलाकर किसी उच्चाधिकारी को ही बुला लिया जाता था, यानी मंत्री को न बुलाकर उसके सानिध्य में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको ही बुला लिया जाता था। मुगल राज्य के मंत्रीगण आधुनिक काल के मंत्रीगण की भांति मंत्री परिषद के रूप में संगठित नहीं थे, यानी जिस समय वर्तमान में जो भारत में मंत्री परिषद का जो गठन किया गया था वैसी किसी प्रकार की व्यवस्था का उस समय गठन नहीं किया गया था। मंत्रियों की कोई परिषद नहीं थी। उन्हें मिनिस्टर ने कहकर सेक्रेटरी कहना उचित होगा। उस समय इनको मंत्री न कहकर राजा के सेक्रेटरी कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि नीति संचालन सम्राट के हाथ में था, मंत्रियों के हाथ में नहीं। यानी जो शासन है वो करने का अधिकार, कानून लागू करने का अधिकार सारा सम्राट के पास था, इनका नहीं। और यह उनके सिर्फ हाथ में कुछ नहीं था, राजा की आज्ञा का पालन करना, और राजा जब तक कहे तो ठीक है, वरना उनको बर्खास्त भी कर दिया जाता था। इनमें पहला है प्रधानमंत्री। इसके बारे में देखिए, प्रधानमंत्री। अकबर के प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। कभी कभी उसे वकीले मुतलक भी कहते थे, यानी प्रधानमंत्री को उस समय वकील कहा जाता है। अकबर के समय में इन्हें वकील कहा जाता था, और कभी कभी उसे वकीले मुतलक भी कहा करते थे। पहले वह केंद्र सरकार के समस्त विभागों की तरह से अध्यक्ष होता था और अपने अधीन मंत्रियों की नियुक्ति करता था, और उन्हें पदच्युत भी करने का अधिकार उसे प्राप्त था। यानी जो वकील था, प्रधानमंत्री था, उसे अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने और पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त था। किंतु बैरम खां को हटाए जाने के उपरांत वकील के इन अधिकारों को से वंचित कर दिए। बैरम खां के पास भी ये अधिकार था, किंतु बैरम खां ने कुछ प्रॉब्लम्स कर दी तो उसे हटा दिया गया, और उसके बाद जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार जो प्रधानमंत्री के पास था वह उनसे छीन लिया गया। सर्वप्रथम वित्त विभाग उनके हाथ से छीना गया। इस विभाग के लिए एक पृथक मंत्री की नियुक्ति की गई। सबसे पहले प्रधानमंत्री से वित्त विभाग छीन लिया और इसके लिए एक अलग मंत्री की नियुक्ति कर दी, जिसे दीवान कहते थे। यानी जो वित्त मंत्री था उसे दीवान कहते थे। कुछ समय में ही दीवान इतना प्रभावशाली बन गया कि वह वकील के अधिकारों और सत्ता को ढकता हुआ नजर आने लगा। यानी दीवान इतना शक्तिशाली हो गया कि वह प्रधानमंत्री को भी पीछे छोड़ने लगा, ढकता हुआ नजर आने लगा। आगे चलकर शाहजहां के राज्यकाल में दीवान ही प्रधानमंत्री हो गया, और इसके बाद वकील का कोई पद ही नहीं रहा। यानी शाहजहां के समय तक आते आते जो वित्त मंत्री है, दीवान है, वही पद सबसे ऊंचा हो गया और वही प्रधानमंत्री बन गया, और वकील के लिए कोई स्थान नहीं बचा। क्लियर। दूसरा वित्त मंत्री, जिसे दीवान कहते हैं। दीवान अकबर के समय में वित्त मंत्री को दीवान अथवा वजीर कहते थे। मुजफ्फर खां को प्रथम दीवान नियुक्त किया गया था। यानी पहला जो दीवान नियुक्त किया गया था उसका नाम था मुजफ्फर खां, क्योंकि बैरम खां ने कुछ परेशानी कर दी, इसीलिए उसको उस पद से हटा दिया, और अन्य मंत्रियों को जो नियुक्त करने का अधिकार प्रधानमंत्री का था वह राजा ने छीन लिया, अकबर ने छीन लिया, और उनके स्थान पर अकबर ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया, और साथ ही जो प्रधानमंत्री है उससे वित्त का अधिकार भी छीन लिया और एक अलग मंत्री को दे दिया जिसे वित्त मंत्री कहा, और अकबर के समय से दीवान कहा जाता था। और इस पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां, किंतु उसने बादशाह से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का विचार किया, अतः उसे हटा दिया गया और उसके स्थान पर टोडरमल को नियुक्त किया गया। मुजफ्फर खां, टोडरमल और शाह मंसूर ये तीन वित्त मंत्री हुए। ये तीनों ही उच्च कोटि के वित्त विशारद तथा सुयोग्य शासन प्रबंधक थे। यानी तीन प्रकार के जो अर्थ में जानकार थे अकबर के समय मौजूद थे। वित्त विभाग का अध्यक्ष होने के नाते दीवान साम्राज्य की आय और व्यय का अध्यक्ष होता था। वित्त मंत्री में हेड था तो राज्य में कितनी आय हो रही है, कितना व्यय हो रहा है, इस बात की जानकारी इनको पूरी तरीके से थी। उसके कुछ कर्तव्य माल गुजारी बंदोबस्त के लिए नियम निर्माण करना, अन्य प्रकार के कर निश्चित करना, रुपए पैसे के लेन देन की देखभाल करना थे। लगभग उसी सभी सरकारी कागजात उसके निरीक्षण के लिए उसके पास ही भेजते थे। यानी माल गुजारी, कितना टैक्स लगाया जाएगा, नए कर कौन से होंगे, और उनके
निरीक्षण किस प्रकार किया जाएगा, ये सारा का सारा काम वित्त मंत्री के हाथ से होता था। सभी प्रमुख सरकारी लेन देनों के हिसाब किताब को वह बारीकी से निरीक्षण करता था, यानी जो राजकीय व्यय हैं, आय हैं, उनकी बड़ी बारीकी से यह जानकारी रखते थे। प्रांतीय दीवानों की नियुक्ति के लिए वह सलाह देता था, यानी जो केंद्र में थे वो अलग थे और प्रांत में दीवान अलग थे, पर उनकी नियुक्ति कौन करेगा उनमें सलाह इन दीवानों की ली जाती थी। इन्हें समय समय पर निर्देशन देते हुए अपने नियंत्रण में रखता था, यानी जो प्रांतीय दीवान थे उनको निर्देशन भी इनके दीवान द्वारा दिया जाता था और उन पर नियंत्रण भी यही रखते थे। सभी प्रमुख मालगुजारी के कागज पत्रों पर जिनमें बिना लगान की जागीरें के कागज पत्र होते थे उसे अपनी मोहर लगानी पड़ती थी, यानी बगैर लगान की कोई भूमि है उस पर वित्त मंत्री की मोहर अनिवार्य है, वरना वह नहीं मानी जाती थी। उससे ये पता लगता है कि अमुक भूमि राजा के निर्देशन में है, नजर में है, इसीलिए वह मोहर लगानी जरूरी होती थी, यानी राज की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक था। दीवान को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, उसका काम बहुत भारी था। उसको विस्तृत अधिकार प्राप्त थे किंतु उसका काम भी बहुत भारी था। इसी कारण उसकी सदस्यता के लिए सहायक नियुक्त किए जाते थे, यानी वित्त मंत्री का जो कार्य किया जाता था वो बड़ा ही कठिन था। उसकी सहायता के लिए भी कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन सहायकों में से एक दीवान खालसा कहलाता था, जो बादशाह की रक्षित भूमि का कारिंदा होता था, यानी बादशाह द्वारा भूमि की जो रक्षा की जाएगी उसके लिए एक अलग से वित्त मंत्री के सानिध्य में एक और होता था दीवान, जिसे दीवान खालसा कहा जाता था। खालसा भूमि का वह देख रेख करता था। खालसा भूमि वही थी जिस पर सीधा सरकार का नियंत्रण हो, राजा का नियंत्रण हो, वह भूमि खालसा भूमि कहलाती है। और इसका निरीक्षण, उसका ध्यान रखने के लिए दीवान खालसा दीवान की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। दूसरा, दीवान जागीर होता था, जो सेवा उपहार में दी गई जागीरों की देखभाल करता था। दूसरा था दीवान जागीर, जो बादशाह को गिफ्ट में मिली हुई जागीरें हैं उनकी देखभाल करता था, वो भी बहुत फैली हुई थी, तो उनकी भी देखरेख करने के लिए दीवान के अंतर्गत एक दीवाने जागीर होता था। तीसरा, साहिबे तोजीह था, जो सेना संबंधी हिसाब किताब का कारिंदा था, यानी सेना को कितना पैसा दिया, कितना आया, कितना खर्च किया, इनका हिसाब रखने के लिए तीसरा साहिबे तोजीह था। चौथा, सहायक दीवानी बयूतात भी कहते हैं था, जिसका काम कारखानों के हिसाब किताब की देखभाल करना होता था, यानी चौथा व्यक्ति वह था जो वित्त मंत्री के अनुसार ही कार्य करता था। उनमें था दीवाने बयूतात, जो सरकारी कारखाने थे उनकी देखभाल करता था। जो सरकार द्वारा संपादित कारखाने थे जिनमें माल प्रोडक्ट होता था, कच्चा माल आता था, तैयार माल जाता था, सरकार को इनसे कितनी आय हो रही है, कितना व्यय किया जा रहा है, इनका निरीक्षण करने के लिए चौथा सहायक दीवाने बयूतात होता था। ये सारे के सारे जो सहयोगी हैं वो वित्त मंत्री को सहयोग देते थे होता था। सरकारी खजाने भी जो मुशरिफे खजाना के प्रबंध में होता था, दीवान के नियंत्रण में ही था, यानी सरकारी खजाना का जो मुख्य होता था, मुशरिफे खजाना एक व्यक्ति था जो सरकारी खजाने पर नियंत्रण रखता था। उस पर नियंत्रण वित्त मंत्री रखता था, यानी उसके अनुसार ही कार्य करता था। इन सभी अधिकारियों की सहायता के लिए मुनीम, लेखक, चपरासी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी, यानी ये अलग अलग विभाग जो बांट दिए गए थे, इन विभागों में जो इनका संचालन किया जा रहा था, उनके सहायक अन्य लोगों को भी नियुक्त किया गया था, जिनमें मुनीम जो लिखा पढ़ी के काम करते हैं, लेखक जो लिखते थे, चपरासी इनकी सेवा करने के लिए, और आदि कई अन्य कर्मचारी रखे गए थे। शासन प्रबंध में वित्त विभाग की विशेष स्थिति और प्रमुखता होने के कारण अकबर स्वयं इस संगठन में दिलचस्पी लेता था, क्योंकि यह एक विशेष विभाग था, महत्वपूर्ण विभाग था। इसके कार्य संचालन और इसका निरीक्षण अकबर बड़ी सफाई से, दिलचस्पी के साथ करता था। उसके 5 विशेषज्ञों की समिति नियुक्त कर दी थी, जो समय समय पर इस विभाग की कार्यविधि और प्रगति का निरीक्षण करती थी। अकबर ने 5 लोगों का एक समिति बनाई और 5 लोगों को यह कार्य दिया गया
कि वित्त मंत्री के जो कार्य हैं वो समय पे सही जगह संपादित हो रहे कि नहीं हो रहे, इस बारे में जानकारी आप मुझे समय समय पर दो। इस प्रकार अकबर के जो प्रमुख मंत्रीगण हैं उनमें हमने 2 मंत्रीगणों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है वित्त मंत्री। नेक्स्ट मीर बख्शी और प्रमुख सदर हम इससे अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? इस क्लास को कंटिन्यू रखना ताकि आपको ये चीजें समझ में आती रहे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।